कानून, ये शब्द सुनते ही क्या ख्याल आता है? बड़े बड़े जज, मोटी मोटी किताबें, पेचीदा नियम। हाँ, ये सब है, लेकिन कानून इससे कहीं ज्यादा है। तो अगले कुछ मिनटों में हम इसी बड़े से कॉन्सेप्ट को तोड़कर आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं कि हमारा सफ़र कैसा रहेगा। हम कानून की गहरी फिलॉसफी से शुरू करेंगे, फिर देखेंगे कि दुनिया भर में इसके सिस्टम कैसे बने हैं, इसे चलाने वाली मशीनरी कौन सी है, और आखिर में ये हमारी रोज़ की ज़िंदगी पर कैसे असर डालता है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे बुनियादी सवाल से। कानून को डिफाइन करना या उसकी परिभाषा देना उतना सीधा है नहीं जितना लगता है। सच तो ये है कि इस पर सदियों से बहस चल रही है। यही वो सवाल है जिसने दुनिया के बड़े बड़े दार्शनिकों और विचारकों को उलझाए रखा है। इसका कोई एक आसान सा जवाब मिलना लगभग नामुमकिन है। देखिए, जीन जैक्स रूसो ने इस पहेली को कितनी खूबसूरती से सामने रखा है। उनका कहना है कि कानून तो हम ही बनाते हैं अपनी मर्जी से, फिर हम ही उसके गुलाम कैसे हो जाते हैं। ये सवाल कानून को सीधा हमारी आज़ादी से जोड़ देता है। और इसी सवाल से दो बड़े विचार निकल कर आते हैं। एक तरफ है नेचुरल लॉ का आइडिया, जो कहता है कि कानून सही और गलत की हमारी अंदरूनी समझ से आता है, मतलब ये एक नैतिक चीज है। तो दूसरी तरफ है लीगल पॉजिटिविज्म, जो कहता है नहीं, नैतिकता वितिकता कुछ नहीं, कानून तो बस शासक का हुक्म है जिसे न मानने पर सजा मिलती है, बस इतना ही। तो इन बड़ी बड़ी बातों से हटकर अब जरा जमीन पर आते हैं और देखते हैं कि असल में ये कानून काम कैसे करते हैं। दुनिया भर के समाजों ने अपने नियम कानून चलाने के लिए दो मेन सिस्टम अपनाए हैं। इसको ऐसे समझिए, सिविल लॉ एक रूल बुक की तरह है जिसमें सारे नियम पहले से ही साफ साफ लिख दिए गए हैं, सब कुछ कोडिफाइड है। जबकि कॉमन लॉ में जज के फैसले ही कानून का सोर्स बन जाते हैं। मतलब एक केस में जो फैसला हुआ वो आने वाले वैसे ही केसों के लिए एक मिसाल या प्रेसिडेंट बन जाता है। कॉमन लॉ कोई एक दिन में नहीं बना, ये तो सदियों में धीरे धीरे एक कहानी की तरह विकसित हुआ। इसकी शुरुआत 12वीं सदी में हुई, फिर मैग्ना कार्टा जैसे बड़े पड़ाव आए जिसने जजों को एक जगह बैठकर काम करने पर मजबूर किया, और धीरे धीरे एक सिस्टम बनता चला गया। अब जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, 51 बनाम 5। 1297 में जहां फ्रांस की सबसे बड़ी अदालत में 51 जज थे, वहीं इंग्लैंड में सिर्फ 5। जजों की ये छोटी संख्या बहुत अहम थी, क्योंकि इसी वजह से वो आपस में मिलकर एक जैसा, एक सुसंगत कानूनी सिस्टम बना पाए। अच्छा, तो ये कानून काम कैसे करते हैं, कौन इन्हें चलाता है? किसी भी लीगल सिस्टम को चलाने के लिए कुछ संस्थाएं होती हैं, और यहीं पर सेपरेशन ऑफ पावर्स यानी शक्तियों के बंटवारे का कॉन्सेप्ट आता है। देखिए, 3 अलग अलग शाखाएं हैं। लेजिस्लेचर यानी संसद, जो कानून बनाती है, एग्जीक्यूटिव यानी सरकार, जो उसे लागू करती है, और जुडिशरी यानी अदालतें, जो कानून का मतलब समझाती हैं। ये बंटवारा इसलिए जरूरी है ताकि सारी ताकत किसी एक के हाथ में ना आ जाए। तो अब आते हैं उस हिस्से पर जिसका हम सब की जिंदगी से सीधा ताल्लुक है। कानून के इस बड़े से दायरे को हम दो मेन हिस्सों में बांट सकते हैं, जो हम सब पर असर डालते हैं। मोटे तौर पर देखें तो एक है पब्लिक लॉ और दूसरा है प्राइवेट लॉ। पब्लिक लॉ सरकार और समाज के बीच के रिश्ते को देखता है, जैसे संविधान या क्रिमिनल लॉ, और प्राइवेट लॉ हमारे आपसी झगड़ों और समझौतों को सुलझाता है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट, प्रॉपर्टी या कोई और सिविल विवाद। जैसे कि टॉर्ट लॉ, ये थोड़ा मुश्किल शब्द लग सकता है, पर इसका मतलब है एक सिविल रॉन्ग यानी नागरिक गलती। इसे समझने के लिए एक बड़ा ही मशहूर केस है। एक महिला ने एक जिंजर बियर खरीदी और उसमें एक घोंघा निकला, जिससे वो बीमार पड़ गई। कोर्ट ने कहा कि बनाने वाले की जिम्मेदारी है और उसे हर्जाना देना पड़ा। यही टॉर्ट लॉ है। तो सार क्या है? इन सब बातों का निचोड़ ये है कि कानून सिर्फ अदालतों या किताबों तक सीमित नहीं है। ये एक पूरा ढांचा है, एक फ्रेमवर्क है जो देश के संविधान से लेकर दुकान से एक छोटी सी चीज खरीदने तक हमारे हर रिश्ते और हर लेनदेन को नियंत्रित करता है। और यहीं पर हम वापस उसी शुरुआती सवाल पर आ जाते हैं। अगर कानून इंसानों ने ही बनाए हैं अपने हिसाब से, तो फिर न्याय क्या है? क्या कानून और न्याय हमेशा एक ही चीज होते हैं या अलग अलग? कानून के इस पूरे सिस्टम में न्याय की जगह कहाँ है? ये एक ऐसा सवाल है जो सोचने पर मजबूर करता है।